नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, चीन से सटे सीमा पर लगे इलाके में सेना के जवानों को मिली बड़ी खुशखबरी। बीआरओ ने किया बड़ा कमाल। अब बॉर्डर पर तैनात जवान माता पिता और पत्नी को कर सकेंगे वीडियो कॉल। जी हाँ, पूरी तरीके से इंटरनेट की व्यवस्था पहुंचा दिया है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, जो बाइडन आज फिलहाल 46वें राष्ट्रपति की लेने जा रहे हैं शपथ। 10:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ, रात 10 बजे भारतीय समय अनुसार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, चीन की बढ़ेगी आफत। बाइडेन की खुफिया प्रमुख का बीजिंग के खिलाफ बड़ा ऐलान। जी हां, लगेंगे कई तरीके के प्रतिबंध। वर्तमान प्रतिबंध को नहीं हटाया जाएगा। इस बीच चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे 6 पड़ोसी देशों को आज से कोविड-19 वैक्सीन भेजने की हुई शुरुआत। मिलेगी सीरम की कोवैक्सीन, जी हाँ कोविशील्ड मिलेगी। तो ये भी बताएंगे, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। 30 तारीख को बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आम बजट पर होगी बात। इस बीच आरएसएस ने जताई है चिंता। लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन को तत्काल खत्म कराने के दिए निर्देश। कहा फौरन खत्म होना चाहिए इस तरीके के प्रदर्शन। और इस बीच दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकल के आया है, जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस जिस तरीके से चाहे किसानों से निपटे, ट्रैक्टर रैली को रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, सब कुछ खबर करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश न केवल कोविड-19 से निपटने में सक्षम हुआ, बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के दर्शक। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की पाकिस्तान से लगते इलाकों में बीआरओ ने किया कमाल। बॉर्डर पर तैनात जवान अब माता पिता और पत्नी को कर सकेंगे वीडियो कॉल। नेटवर्क पहुंचाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। जी हाँ, आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने उत्तराखंड में चीन की सीमा से नज़दीक स्थित लास्पा गांव को वाईफाई से जोड़ दिया है। और यह गांव पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी से 56 किलोमीटर दूर चीनी सीमा के नज़दीक स्थित है। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों ने -11 डिग्री तापमान पर काम करके अपने बुलंद हौसले का परिचय दिया है। मुंशियारी मिलन सड़क बना रहे हैं और बीआरओ ने सीमावर्ती गांव तक संचार नेटवर्क स्थापित कर दिल जीत लिया है। लास्पा गांव में बीआरओ ने अपना कैंप स्थापित किया है। सड़क निर्माण के साथ साथ वाईफाई सेवा शुरू की है। उच्च हिमालयों क्षेत्र में पहली बार वाईफाई सेवा शुरू की गई है। बर्फबारी के बाद गर्मियों के मौसम में यहां ग्रामीण पहुंचते हैं। अब ये वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा चीनी सीमा की चौकसी में तैनात रेलकोट चौकी के जवानों को इसका सीधा लाभ होगा। महज 5 किलोमीटर दूर लास्पा गांव पहुंचकर अपने परिवार से वीडियो कॉल कर सकेंगे। हम सब अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें जो बाइडेन फिलहाल आज भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे लेंगे राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह। 25,000 जवान तैनात होंगे। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल जो बाइडेन आज बुधवार 10:30 बजे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, जबकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर हाल ही में हमले के बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के बीच बुधवार को बाइडेन और हैरिस शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स 12 बजते ही स्थानीय समय अनुसार कैपिटल के वेस्ट फ्रंट में बाइडेन को पद की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि भारत का समय अमेरिका से 10 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। जो भारतीय समय के अनुसार ये शपथ ग्रहण समारोह रात 10:30 बजे होगा। शपथ ग्रहण का ये पारंपरिक स्थान है, जहाँ नेशनल गार्ड्स के 25,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण न्यूज चैनलों पे होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन की बढ़ेगी आफत। बाइडेन की खुफिया प्रमुख का बीजिंग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का ऐलान। कहा लगाएंगे नई तरीके के सैंक्शन। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की चीन के प्रति सख्त रवैया दुनिया ने देखा और इसकी वजह से चीन को कई पाबंदियां झेलनी पड़ी हैं। लेकिन आज शपथ लेकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन का प्रशासन भी चीन मुश्किल बढ़ा सकता है। इसलिए क्योंकि बाइडेन ने खुफिया प्रमुख तौर पर एवरिल हेंस को नामित किया है, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वो चीन की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए आक्रामक रुख अपनाने जाने का समर्थन करते हैं। एवरिल ने कहा है कि फिलहाल चीन को अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि फिलहाल वो बीजिंग की तरफ से मौजूदा समय में मिल रही चुनौतियों का आक्रामकता से सामना करने का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन के खास करके विदेश नीति को पूरी तरीके से फिर से एनालिसिस किया जाएगा
और अगर हुआ तो फिर नए तरीके के प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। 6 पड़ोसी देशों को आज से कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत, मिलेगी सीरम की कोविशील्ड। देश की दुनिया का सबसे बड़ा कोविशील्ड वैक्सीनेशन अभियान शनिवार से शुरू हो गया है। इस बीच भारत बुधवार से अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 वैक्सीन भेजना शुरू करेगा। जिन देशों को कोरोना वैक्सीन भेजे जाएंगे उनमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स शामिल है। सबसे पहले भूटान और मालदीव के बीच वैक्सीनेशन भेजी जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल भूटान को 1.5 लाख और मालदीव को 1 लाख डोज उपहार में भेजे जा रहे हैं। सभी देशों को सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन कोविशील्ड गिफ्ट के तौर पर भारत सरकार भेज रही है। वैक्सीन देने से पहले संबंधित देशों के अधिकारियों को 2 दिनों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मंगलवार को आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि फिलहाल देश कोविशील्ड को 2 मिलियन खुराक भारत में उपहार के रूप में मिलेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल आ रही है। आपको बता दें 2 महीने से लापता जैक मा है दुनिया के सामने। चाइना के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ की बातचीत। चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार जैक मा करीब 2 महीने बाद लापता रहने के बाद अचानक दुनिया के सामने आ गए हैं। चीन की सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स एक वीडियो जारी करके कहा है जिसमें जैक मा चीन के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ ऑनलाइन बातचीत करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अलीबाबा के संस्थापक जैक मा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुए विवाद के बाद से लापता थे और करीब 2 महीने से नहीं देखे गए थे। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि फिलहाल ये तो चीन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया या फिर नज़रबंद कर रखा है। ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इंग्लिश टीचर से बिजनेसमैन बनने वाला बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है फिलहाल इंग्लिश टीचर से बिजनेसमैन बनने वाले अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने बुधवार को वीडियो लिंक के माध्यम से देश के 100 ग्रामीण शिक्षकों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि हम कोविशील्ड महामारी खत्म होने के बाद फिर से लौटेंगे। हम सबसे अपडेट लेते दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक, आम बजट पर होगी बातचीत। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में फरवरी में पेश किए जाने वाले आम बजट पर भी चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को बताया है कि सभी दलों के नेताओं को बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्चुअली होने वाली इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे। हम चलते हैं अपडेट। किसान आंदोलन पर आरएसएस ने जताई चिंता, कहा इतने लंबे समय तक प्रदर्शन चलना भारत और खास करके सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच मसला हल होता दिख नहीं रहा है। जहां किसान पक्ष अपनी मांगों को मनवाने पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार भी कानून में बदलाव के लिए आगे बढ़ना चाहती है बिना बदलाव के। इस बीच किसानों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्तर कार्यवाहक भैया जी जोशी का बयान निकल गया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस तरीके के आंदोलन इतना लंबा चलना समाज की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जोशी ने कहा है कि दोनों पक्षों के विवाद को सुलझाने के लिए बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। उन्होंने आंदोलन को जल्द खत्म करने की मंशा को दोहराई और कहा फिलहाल लोकतंत्र दोनों पक्षों को मौका देता है। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अपनी जगह पर ठीक है। दोनों पक्ष अपनी जगह पर ठीक हैं। आंदोलन कार्यकर्ताओं को बातचीत से भी मिल रहा है, उन्हें उसे मान लेना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि वह और ज़्यादा क्या दे सकते हैं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें यूपी में हॉलीवुड जैसी होगी फिल्म सिटी बनाने की तैयारी, अमेरिकी कंपनी ने शुरू की कवायद। दरअसल यूपी के ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। अमेरिका की कंसल्टिंग कंपनी CBRI ने इसके लिए प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। फिल्म सिटी का निर्माण हॉलीवुड की तर्ज पर करने की कवायद चल रही है। हालांकि CBRI ने देश के मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के स्टूडियोज़ का भी अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इन फिल्म सिटी में डिजिटल स्टूडियो को लेकर VFX स्टूडियोज़ और फिल्म एकेडमी तक के निर्माण की योजना है। CBRI ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि फिलहाल 12 क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो, आउटडोर स्टूडियो, शूटिंग, विजिलेंस शामिल है।
CVRI के मुताबिक इस फिल्म सिटी में एडिटिंग स्टूडियो और डबिंग स्टूडियो भी होंगे। अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, पुलिस के पाले में गेंद, टिकैत बोले रैली होकर रहेगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही अब इजाज़त दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा है कि हम किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। यानी अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने की गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में पहुंच गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी में बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी, विभागों की संख्या 95 से घटाकर 54 करने पर विचार। यूपी की योगी सरकार प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने पर सिफारिश पर विचार भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों से समीक्षा कर 20 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। विभागों के पुनर्गठन से न सिर्फ इसकी संख्या कम होगी बल्कि काम में भी तेजी आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने विभागों के पुनर्गठन के लिए 3 जनवरी 2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने विभागों की संख्या 55 के बजाय 57 तक करने का सुझाव दिया था। चलते अगले अपडेट। देवबंद में अपने ही DSP के घर सहित 14 ठिकानों पर CBI छापेमारी, नोएडा, मेरठ, कानपुर पहुंची टीम। करीब 4 दिन पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में केस दर्ज CBI ने बुधवार सुबह निलंबित DSP राजीव ऋषि समेत 4 अधिकारियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें CBI टीम ने सहारनपुर के देवबंद और DSP राजीव ऋषि के पैतृक घर पर भी पंजाबी मोहल्ला देवबंद में छापा मारा है। जानकारी के अनुसार CBI की रेड पर कुल 14 जगहों एक साथ चली है। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ और कानपुर में आरोपियों के ठिकाने शामिल हैं। जानकारी के अनुसार CBI की 10 सदस्यीय टीम ने देवबंद में निलंबित DSP राजीव ऋषि के पैतृक घर पर आवास पर छापा मारा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर CBI ने 4 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अखिलेश ने दी टीम इंडिया को बधाई, ट्वीट पर लिखा, टेनिस क्रिकेट यूजर्स बोले ये क्या है। जी हाँ, भारत ने बुधवार को श्रृंखला 2-1 से जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के लिए पूरे देश में भारतीय क्रिकेट टीम को बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टीम इंडिया को बधाई दी। हालांकि अखिलेश ने जो ट्वीट किया उसमें लोग हैरान रह गए और उन पर सवालों की बौछार करने लगे। ट्वीट क्या है? जी हाँ, अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने पर बधाई। सपा की सरकार आने पर टेनिस क्रिकेट को मान्यता दी जाएगी। टेनिस क्रिकेट का ट्वीट में जिक्र करने पर यूजर्स ने अखिलेश से कई सवाल पूछ डाले। कई यूजर्स ने अपने अंदाज में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा है कि सर, टेनिस क्रिकेट का मतलब क्या है? लोग क्रिकेट ग्राउंड पर बैट की जगह टेनिस रैकेट से बैटिंग करेंगे या टेनिस कोर्ट पर टेनिस रैकेट की जगह बैट से खेलेंगे? कृपया गूगल मैप पर लाइव आकर जवाब देने का कष्ट करें। तो दोस्तों, कई तरीके की मीम शेयर होने लगे और लोगों ने अखिलेश यादव पर ही हमला बोल दिया। हम चलते हैं अपडेट। 6 लाख लोगों को मकान, यूपी पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। दरअसल यूपी में होने जा रहे पंचायत चुनाव को 2022 की लड़ाई का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सत्ताधारी बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव की जीतने की रूपरेखा तैयार कर रही है और साथ ही गांव में जद्दोजहद तेज कर दिया है। वहीं पीएम मोदी यूपी के ग्रामीण इलाकों में आने वाले 6 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, जिनमें पंचायत चुनाव को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 6.5 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। विकास दुबे के एनकाउंटर में पुलिस को मिली क्लीन चिट, शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट। जी हाँ, दरअसल विक्रूकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई है। जिला प्रशासन के आदेश पर हुई मजिस्ट्रेटी जांच में सभी एनकाउंटर्स सही माने गए हैं। पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। डीएम आलोक तिवारी का कहना है कि फिलहाल जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में कानपुर लाते वक्त रास्ते में गाड़ी पलटने पर कर्मी की पिस्टल लूटकर भागते समय विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई सवाल उठाए गए, जिसके बाद इस एनकाउंटर पर जांच के आदेश दे दिए गए थे।
उसके बाद जांच हुई है और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि फिलहाल भैया गाड़ी सही में पलटी थी और उसने लेकर भागी थी पिस्टल, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने शूट आउट में उसको एनकाउंटर में मार गिराया। हम चलते अगले देख लेते हैं। यूपी ओवैसी की आजम खान से मिलने की तैयारी, अखिलेश पर पड़ सकता है भारी। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस कहे जाने वाले यूपी के फायर ब्रांड नेता आजम खान पिछले करीब 1 साल से भू माफिया चिंदी चोरी के अपराध में जेल में बंद हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि अखिलेश यादव उनके लिए शिद्दत जिस तरीके से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पाए हैं। राज्य की मुस्लिम कमेटी के बीच भी ये मुद्दा तूल पकड़ा तो कौम समाजवादी पार्टी के लिए कतार लगाकर वोट करती है। वो कौम एक कद्दावर नेता की राजनीतिक विद्वेष की भावना से की जा रही दमनात्मक कार्रवाई पर अखिलेश यादव की खामोशी से उनके मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई। अब इसी की फायदा असदुद्दीन ओवैसी बखूबी लेते जा रहे हैं। अब ओवैसी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं सीतापुर जेल जाकर आजम खान से, बशर्ते आजम खान को बस हरी झंडी देना है कि हाँ हम भी ओवैसी से मिलना चाहते हैं। इसके बाद सीधा आमने सामने बातचीत शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कर्नाटका येदियुरप्पा के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में 15 विधायक मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटका में खास करके येदियुरप्पा को हटाकर नए मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। केंद्र सरकार के पक्ष में कुछ विधायक हैं, उनका कहना है कि हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए कुछ टकराहट की सिचुएशन भी नजर आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, नीतीश मंत्रिमंडल में शहनवाज हुसैन की एंट्री तय, बीजेपी के 10 नामों में बन सकते हैं मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार को 1-2 दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके लिए मंथन का दौर लगभग खत्म हो चुका है। सूत्रों से खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने कोटे से एक ऐसे विधायक नेताओं के नाम फाइनल कर लिए हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। खबर यह भी है कि भाजपा बुधवार को शाम तक CM नीतीश को अपने कोटे के लिए नए मंत्रियों के नामों को सूची सौंप सकती है। इस बार दोस्तों माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जा सकता है शहनवाज हुसैन को। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।